मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको भारत की खोज में से पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता करवाऊंगी। बेटा देखो, ये बहुत बड़ा लेसन है तो इसको सार रूप में बता रही हूँ मैं। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा से मिले। इन दोनों स्थानों पर खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। तो जिनको अवशेष होता है बेटा, जो टुकड़े जो टूटने के बाद जैसे मकान टूट जाता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो अवशेष होते हैं। तो कहता है इसका जो है कि जो मिले हैं सिंधु घाटी की जो मतलब टुकड़े मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिलेंगे। इन दोनों स्थानों पर खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। ये सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, यानी कि इसका विकास हो चुका था। विकासशील और विकसित क्या होता है? विकासशील जो विकास कर रहा हो, विकसित मीन्स जो विकास कर चुका हो। और इसे इस स्थिति में पहुंचने में हजारों वर्ष लगे। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारम मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए और व्यापार किया। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारिक वर्ग धनी था, यानी कि जो इनका जो व्यापार थे वो बहुत ही अमीर थे। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी, दुकान जैसे छोटी होती है ना तो वो दुकान छोटी थी और जो सड़कें वगैरह जो है बहुत चौड़ी चौड़ी थी। जो मतलब जो सड़कों की जो है ना बिल्कुल किनारे किनारे जो दुकानें थी एक लाइन में। तो अगला है पॉइंट आपका आर्यों का आना। भैया आर्य जो आए थे यहाँ पे वो कैसे किस तरह से आए थे यहाँ पे? तो कहता है सिंधु घाटी से बता के लोगों के बारे में कुछ विशेष पता नहीं है। व्यापारिक दृष्टि से उन्हें भारत के ही माना जा सकता है। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है कि सिंधु नदी में बहुत सारी जो है भयंकर बाढ़ें आती थी। संभव है कि मौसम परिवर्तन से ज़मीन सूखती गई चली गई और शहरों की ज़मीन की जो सतह है वो ऊंची उठती चली गई। खुदाई में निकले मकान हों 2 या 3 मंजिलें जान पड़ते हैं। मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव इस इलाकों के निवासियों पर पड़ा हो। सिंधु घाटी सभ्यता के निरंतर टूटने के प्रमाण मिलते हैं। यह संभव है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ हो। सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल भारत से आने वाले आर्यों एवं द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ। बाद में युगों में बहुत सी जातियां जो आई हैं और सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहाँ घुल मिल रही हैं। तो कहता है सिंधु घाटी के 1000 वर्ष के बाद जो है ये आर्य यहाँ पे आए थे। तो अगला है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्वी 1500 मानते हैं और पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों की ओर पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। यह भी कहा गया है कि वेद भारत के अन्य महाकाव्यों की संस्कृत की उपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। अवेस्ता की जो रचना है वो ईरान में हुई थी। ये बता रखा बेटा। अगला है वेद। तो जो वेद हैं ये क्या है? ये ज्ञान का संग्रह है। और जो वेद हैं ये जो क्या है, विद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखो बहुत से जो है हिंदू वेदों को प्रकाश धर्म ग्रंथ में मानते हैं। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेदों का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। पर उससे न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी उमंग मीन्स इतना उत्साह कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन के आधारित उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलते हैं। अगला बेटा भारतीय संस्कृति की निरंतरता।
भारतीय संस्कृति और सभ्यता तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में असह्य हो जाती है। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। इतिहास के इस लंबे दौर पर भारत अलग अलग नहीं रहा। अगला बेटा उपनिवेशित है। तो उपनिषदों का समय जो है ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है कि जो उपनिषद हैं उनका जो समय है वो 800 के आसपास है। और ये हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और ले जाते हैं। उपनिषदों की जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है कि वे किस किस्म के दृढ़वाद और अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अलग अलग बोध पर है, व्यक्ति के आत्म परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। इसमें बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख जो है विशेषता सच्चाई पर बल देना है। इसमें कामना की गई कि असत से सत्य की ओर चलो, यानी कि मतलब जो है झूठ से सच्चाई की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसमें हर श्लोक जो अंत में टेक से होता है बेटा, जैसे चलते रहो, जैसे उपनिषद और वेद में जो है उन्हें मूर्ति पूजा का खंडन बताया कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं, मतलब भगवान की तरफ जो है उसकी तरफ चलना चाहिए। अगला है व्यक्तिवाद दर्शन के लाभ और हानियाँ। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और दोनों में अनुशासन हो। ज्ञानार्जन के लिए संयम, उत्पीड़न और आत्मज्ञान जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर बहुत कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के जीवन बंटा हुआ है और बंधा हुआ है जो है, और उसके मन में समाज की समग्र कल्पना नहीं की है। बाद में भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि समाज के साथ एकात्मकता महसूस की जाए। तो अगला है बेटा भौतिकवाद। हमारा प्राचीन साहित्य ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया है। कहते हैं कि जो हमारा जो पहले, क्योंकि कागज़ का तो आविष्कार हुआ नहीं था, तो जो भी जितने भी साहित्य या लिखे गए हैं, हमारे जो साहित्य लिखे गए हैं वो किस पे लिखे गए हैं? ताड़पत्र पर, भोजपत्रों पर। कागज़ पर लिखने का प्रचलन बाद में हुआ। जो पुस्तकें खोगी उनमें भौतिकवाद पर लिखा हुआ पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद में हुई। राजनीतिक और आर्थिक संगठन में ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत हैं। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुरातनपंथी स्वीकार में स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वाद से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्हें हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की है। उनके अनुसार जो है वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है और न नरक है, और न इस शरीर के कोई अलग अलग आत्मा। नैतिक नियम मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ जमातियाँ, यानी कि जो भी हम बनाते हैं, जात पात बनाते हैं, धर्म वगैरह जो बनाते हैं, वो सारे उन्होंने क्या बताया है? रूढ़ ही बताई कि ये तो जो है। और उसमें जो है इसमें जो है जादू टोने का भी विरोध किया गया है, घोर निंदा की गई इसमें भौतिकवाद में। अगला बेटा महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप संग्रह करने में शायद सर्दियां लग गई होंगी, और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते हैं। इतने प्राचीन समय में रची आने जाने के बावजूद इनका भारतीय जीवन पर आज भी जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ जो भारतीय जीवन के अंग बन गए हैं कि जो है ये कौन कौन? महाभारत और रामायण। तो महाभारत के बारे में देखो। महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह रचना परंपरा और दंत कथाओं पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। महाभारत में हिंदुस्तान की यूनिवादिकता पर बल देने की कोशिश की गई है। इसमें महाभारत का युद्ध ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा
महाभारत में कृष्ण से संबंधित आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। भगवत गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन, नैतिक और संबंधी आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। महाभारत बेटा आपने देखी भी होगी, उसमें अलग अलग प्रकार के जो हैं अलग अलग चीज़ दिखाई गई है। हर रूप का वहाँ पे हर आदमी का वर्णन किया गया है। अगला भगवत गीता है। इसमें भगवत गीता जो है ये जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो मतलब बताई हुई है, शायद आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। भगवत गीता का अंश है, मतलब भगवत गीता जो है महाभारत का ये अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह हैं और यह अपने आप में पूर्ण है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। इसकी लोकप्रियता अभी तक कम नहीं हुई है। इसमें दुविधाग्रस्त व्यक्ति को मार्गदर्शन मिलता है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। तिलक और अरविंद घोष तथा गांधी जी ने इनकी अपने ढंग से व्याख्या की है। इस काव्य का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। गीता में वह जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है और अकर्मता की निंदा की गई, यानी कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करो। गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों को मान्य हुई है। अब बेटा प्राचीन भारत में जीवन और कर्म यानी कि जो पहला जो हमारा भारत था उसमें कैसा जीवन था और हम कैसे काम करते थे। युद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियां द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। तब ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य साधन लगान था। लगान में टैक्स या कर। यह उपज के छठे भाग के करीब होता था। जातकों के वर्णन से खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों का अलग अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। पेशेवर लोगों के गांव शहरों के पास ही बसे हुए हैं। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं का हाल भी है। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग की मिट्टी में पुराने बर्तनों पर ब्रह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। ईसा पूर्वी 6वीं या 7वीं शताब्दी की पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उस समय तक संस्कृत का रूप विस्तार हो चुका था और इसमें औषधि पर चरक तथा शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत पुस्तकें मिलती हैं। महाकाव्यों के युग में वनों में एक तरह की विश्वविद्यालयों का जिक्र भी यहाँ पे आया है। कुछ वर्ष तक वहाँ प्रशिक्षण लेकर जो विद्यार्थी हैं वो वापस लौट कर ग्रस्त जीवन बिताते थे। अब बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र बन गया था। तो बेटा इसमें तक्षशिला के बारे में बताया है और जो है प्राचीन भारत में जो है आदमी क्या क्या काम करते थे, कैसा गुजारा किया करते अपना, किस तरह जो काम किया करते, वो सारी बातें इसमें बताई हैं। इनका जीवन कैसा था। आगे बेटा महावीर युद्ध, वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। दोनों अहिंसा पर बल देते थे। वे यथार्थवादी और युद्धवादी हैं। वे जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल देते हैं। महावीर और युद्ध समकालीन थे। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच पर हमला करने का साहस था। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव था। उनका बल नैतिकता पर था। युद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना कब हुई है और बता रखा बेटा इसमें। तो शासन नंद द्वारा साम्राज्य से निकाल दिए गए थे। चंद्रगुप्त की बेटी सिकंदर से हुई। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में पाटलिपुत्र पर अधिकार करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पुस्तक में व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक, कृषि,
लगान, दस्तकारियाँ, जनगणना आदि पर विशेष चर्चा गई है बेटा। यानी कि इसमें क्या क्या चर्चा की गई, सारी बातें बता रखे हैं। लास्ट आपका अशोक 273 ईस्वी पूर्व अशोक का इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। वह जीत भी गया, पर इसके नरसंहार को देखकर उसे युद्ध से के प्रति विरक्ति हो गई और उसके मन में बुद्ध शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। खुद कट्टर बौद्ध बनने पर भी उसने दूसरे धर्म को बराबर आदर दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता था। उसने अनेक बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया। 41 साल तक शासन करने के उपरांत ईस्वी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई और उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। बेटा ये मतलब सार रूप में था, और जब आप स्कूल में आओगे तो उसको अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। समझ में ना आए बेटा फिर भी तो मेरे पास फ़ोन कर लेना और पूछ लेना। ओके बेटा, बाय बेटा।